हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अभी सितंबर के महीने में 2023, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम GS 2 में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन कर चुके हैं, हम लोग सोशल जस्टिस कर चुके हैं एंड हम लोग पॉलिटी का पार्ट 1 कर चुके हैं एंड इस बार हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। इसमें आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 250 मार्क्स का, 250 वर्ड्स का सॉरी एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद बोला है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो ये पूरा आपका हो गया एक स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बोला है कि इलस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द एक्सपैंडिंग होराइजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस क्वेश्चन में असल में पूछा क्या है एग्जैक्टली आप ये देखिए। इन क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, आपको इलस्ट्रेट करना है, आपको दिखाना है कि कैसे ये स्टेटमेंट सही है। एंड ये स्टेटमेंट कौन से पर्सपेक्टिव में आपको करना है, आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के टर्म्स में करना है। और आपको ये इलस्ट्रेट तो करना ही है एंड आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स आपको बताने हैं, जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं इस क्वेश्चन में आपको वो बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें आर्टिकल 21 के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, क्या कहता है। ठीक है, आप ये इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड जो आपका मेन बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी में आपको ये इलस्ट्रेट करना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विथ कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनामिज्म। इस तरीके से आप एक हेडिंग देंगे एंड आपको दिखाना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे वो एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे वो डायनेमिक है, समय के साथ कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है और हमारी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप इसमें अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के बारे में आप बता सकते हैं। ध्यान रहे आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का क्या, KS पुट्टास्वामी वाला जो केस है, पुट्टास्वामी केस 2017, आप इसमें इसके बारे में लिख सकते हैं कि प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी बिकेम एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे केस में आप लिख सकते हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है, इसमें आप कौन सा केस लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का आप केस लग सकते हैं कि राइट टू डाई, यहाँ पे आपका राइट आर्टिकल ये आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर आ गया था इस केस में। एंड इस केस में आपका जो पैसिव यूथेनेशिया है उसको अनुमति दे दी गई थी अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस विथ गाइडलाइंस
ये हो गया। उसके बाद आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप केस लिख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मांगी गई थी गवर्नेंस में, ठीक है। और ये भी बोला था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप चौथे नंबर पे लिख सकते हैं राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें एग्जाम्पल कौन सा लिख सकते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 वाला केस लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे राइट ऑफ वर्किंग वुमेन टू अ सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया यहाँ पे। एंड उसके बाद आप पांचवें नंबर पे आप लिख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज। तो जो आपका नवतेज सिंह जौहर जजमेंट है, नवतेज सिंह जौहर वाला जो जजमेंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 में हुआ था। एंड यहाँ पे सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज हो गया था, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी किया है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर। इसमें आप कौन सा केस लिख सकते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस लिख सकते हैं, जहां बोला था कि जो राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड अगर कोई भी इसको वायलेट किया करेगा तो उसके अगेंस्ट सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं वुमेन्स राइट्स, ठीक है। इसमें आप कौन सा केस लिख सकते हैं कि जैसे विमला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इतने तरीके के आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ अपने आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आप कहीं ना कहीं एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू नर्चरिंग and expanding the horizons of Article 21, ठीक है। and some key points for consideration for the future, ठीक है। तो सबसे पहले आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन आप लिख सकते हैं कि लोगों के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके प्रति और जागरूकता हो, एंड स्पेशली अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे हमारे जो ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं NHRC हो गया या फिर SHRC हो गया, ठीक है, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लिख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं
उनका फर्दर स्ट्रेंथनिंग किया जाए, एंड जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे किया जाए। उसके बाद आप चौथे नंबर पे आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि जो LGBTQ+ राइट्स हैं, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज प्लस इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये आप लिख सकते हैं। एंड और आप लिख सकते हैं पब्लिक इंगेजमेंट लिख सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और प्रमोट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं डेटा एंड रिसर्च, ठीक है। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, कि अलग अलग टाइप की जो रिसर्च होती है, स्टेट को वो रिसर्च सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट रिसर्च ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड यूज डेटा फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड अगर हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में आप बेसिकली आप समराइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी डायनेमिक डॉक्यूमेंट है एंड इसको कैसे इलस्ट्रेट किया गया है। आप ये लिख सकते हैं कि जो डायनेमिज़म है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सिटीज़न का वेलफेयर और सिटीज़न के राइट्स हैं एक टाइप से उसी के बेसिस पे और एक्सपैंड होते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। तो यहाँ पे बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो जेंडर जस्टिस आपका जो सब्जेक्ट है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से आप इसको एक्सप्लेन करिए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है उसके लिए और क्या क्या अभी तक जजमेंट्स दिए गए हैं आप उनकी मदद से उन्हें समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप जेंडर जस्टिस का आप मीनिंग समझा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल genders, particularly women in accordance to principles enshrined in Constitution। इस तरीके से आप इसको आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इसको डिफाइन करते हुए जेंडर जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ते हुए। तो देखिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव मांगा है और उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस माने हैं और केस लॉज मांगे हैं। तो एक टाइप से ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो बॉडी का जो सबसे पहला पार्ट होगा आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन करेंगे फॉर जेंडर जस्टिस। तो सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, ठीक है, जो कि आपका प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 3 जो कि स्टेट को अलाउ करता है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन
एंड अनुमति देता है स्टेट को कि स्टेट जो है अफर्मेटिव एक्शंस एंड पॉलिसीज को ला सके। तो आपका ये हो गया सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। उसका हो गया आपका आर्टिकल 39A, जो कि कहता है कि आर्टिकल 39 आपका DPSP है। ये कहता है कि स्टेट को इक्वल जस्टिस के लिए, ठीक है, और स्पेशली वुमेन को इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली वुमेन हु डू नॉट हैव एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं आर्टिकल 42 लिख सकते हैं। एंड देन आता है आपका आर्टिकल 42, कि जो आर्टिकल 42 आपका बताता है DPSP में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है और क्या क्या कहता है आपको अगर ध्यान आ रहा हो, जैसे मैटरनिटी रिलीफ हो गया, ठीक है, और रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 4th पॉइंट में आप आर्टिकल 51A का E जो है, सब क्लॉज E है, ठीक है। ये कहता है हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। एंड इसके अलावा आप और लिख सकते हैं आर्टिकल 243D के बारे में लिख सकते हैं, जो कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है एंड स्पेशली पंचायती राज। इसमें 1/3 सीट्स का जो रिजर्वेशन होता है वो आपका वुमेन के लिए होता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आप बता सकते हैं कि कौन कौन से जेंडर जस्टिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं केस लॉज के बारे में, ठीक है। केस लॉज में आप क्या क्या बता सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात करी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, ठीक है। ये यहाँ से आपकी आती हैं विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, जो कि आपका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए है। इसके अलावा है आपका शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका 2017 में है, जो कि आपका ट्रिपल तलाक को बैन करने वाला जो केस है, ये आपका जेंडर जस्टिस से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा, ठीक है, ये 2013 का है। इसमें है इट रूल्ड दैट वाइफ इज entitled to claim maintenance under डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। तो ये जो वुमेन्स का राइट है मैरिज में उनको रीअफर्म करता है। उसके बाद गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999, ये वाले केस के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन के अगेंस्ट, उसे चैलेंज किया गया था इसमें, ठीक है।
कि जो गार्डियनशिप है उसमें वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि इसमें जो पुलिस है, पुलिस की ड्यूटी होगी कि वो जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, असॉल्ट केसेस होंगे, उसमें मैंडेटरीली FIR को रजिस्टर करें। ठीक है, तो आप इतने तरीके के आप इसमें केसेस लिख सकते हैं। एंड अगर हम वे फॉरवर्ड की इसमें बात करें, इसमें वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं कि जेंडर जस्टिस को हम और कैसे अच्छे से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया आपका जैसे लीगल रिफॉर्म्स आ गए। ठीक है, लीगल रिफॉर्म्स में जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो आपके रिलीजियस लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं स्पेशली, उनमें रिफॉर्म किया जाए। उसके बाद जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन में कि जैसे करिकुलम को रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्कूल्स में जेंडर वर्कशॉप्स हों। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ताकि लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में अवेयरनेस बढ़े। तीसरे नंबर पर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। ठीक है, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इकोनॉमी में। ठीक है, वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग वुमेन। ठीक है, अमंग वुमेन एंड फॉर वुमेन, ताकि उनको और इनकरेज किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा जैसे सपोर्ट सर्विस हो गई, जैसे लीगल एड एंड काउंसलिंग, वुमेन को ये प्रोवाइड कराना, स्पेशली फॉर दोज वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। इस तरीके से आप काफ़ी सारे वे फॉरवर्ड्स लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे शेल्टर्स फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस, ये आप लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी समरी की बात करें, इसके कंक्लूजन की अगर बात करें, तो कंक्लूजन में आपने जो पूरा कंटेंट लिखा है आप उसे समराइज़ कर सकते हैं कि जो जेंडर जस्टिस है, ठीक है, ये ना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, बट काफ़ी सारे केस लॉज और आर्टिकल्स एंड आपके स्टैट्यूटरी लॉज के द्वारा इन्फोर्स होता है। लेकिन सिर्फ इनसे नहीं, हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होगी, ताकि जो जेंडर जस्टिस है उसको और होलिस्टिक बनाया जा सके। इस तरीके से आप एक लिख सकते हैं कंक्लूजन। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स responsible for the reduced frequency of using Article 356 by Union government since mid-1990s। तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बोली है कि आपका क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, आपका आर्टिकल 356। अगर आपको पता है तो ये है आपका प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंट रूल है। तो इस पूछना ये चाह रहा है कि क्या क्या आपके लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि जो प्रेसिडेंट्स रूल है मिड 1990s से उसको लगाने की फ्रीक्वेंसी और कम होती जा रही है। तो उन फैक्टर्स, बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, आपको वो फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है,
तो आप इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 356 क्या है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं आर्टिकल 356 empowers president to impose precedent's rule in a state and effectively dismissing the elected government। एंड ये भी लिख सकते हैं कि एंड दीज डिसमिसल हैव बीन आप लिख सकते हैं दीज डिसमिसल हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको उन फैक्टर्स को लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स में सेपरेट करके लिखना है। तो आप सबसे पहले बॉडी में अगर आएँ, बॉडी में आप लिखिए जो पहला पार्ट है लीगल फैक्टर्स फॉर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल 356। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो केस लॉज हैं उससे डिस्कस कर सकते हैं। जो सबसे पहला आपका आता है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1994 में है, क्योंकि यहाँ पे 1990s ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली फॉर यूज ऑफ आर्टिकल 356। ठीक है, ये हो गया आपका एक रीज़न। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो 356 है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस जो होते हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंस, उन्हीं में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये बोला है कि अगर सरकार 356 लागू करता है तो दिस वुड बी लीगली चैलेंजिंग। लीगली चैलेंजिंग, तो जो डिसीजन है आर्टिकल 356 लगाने का वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में लिख सकते हैं। एंड स्पेशली इसमें जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोविजन ऑफ disqualification of MLA on grounds of defection। ठीक है, दूसरी चीज लिख सकते हैं reduced likelihood of artificial defection। ठीक है, and this article या this amendment aimed to prevent मिसयूज ऑफ डिफेक्शन। मिसयूज ऑफ डिफेक्शन आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ में उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ था उसकी वजह से सरकारें जो थी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाया करती थी, क्योंकि फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस हुआ करते थे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उस एक लूप होल को प्लग कर दिया गया। एंड जो रीज़न हुआ करता था कि अक्सर डिफेक्शन की वजह से इनस्टेबिलिटी आ जाती थी और आर्टिकल 356 लगा दिया जाता था, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था। ठीक है, अब आप इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं। अब इसमें बॉडी का आप सेकंड पार्ट लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं क्या, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि आर्टिकल 356 का यूजेज कम हो गया। इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कोएलिशन पॉलिटिक्स आने लगी। कोएलिशन पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली आपका 1990s एंड बियॉन्ड से आने लगी। एंड इसकी वजह से जो आपका रीजनल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ने लगी।
ठीक है। एंड ये भी होता था कि अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये सेंटर की भी इनस्टेबिलिटी को भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो आर्टिकल 356 को यूज़ करना प्रैक्टिकली अनवाइज डिसीजन बन चुका था। ठीक है, अब आप इसमें और क्या रीज़न लिख सकते हैं, जैसे उसी समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड रीजनल पार्टीज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका ओबीसी रिजर्वेशन है उसको लागू कर दिया गया था यहाँ से। एंड इसी के बाद आपकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका राइज होने लगा। एंड जब ये होने लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसिटी लगी कि उन्हें जो रीजनल स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ बेटर कोऑपरेशन की अब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है उसको यूज़ करने का उनके पास इंसेंटिव कम हो गया। ठीक है, एंड अब उसके बाद आप तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं इकोनॉमिक फोकस हो गया एंड गवर्नेंस। ये आप लिख सकते हैं कैसे कि 1990 ऑनवर्ड्स पार्टीज़ जो हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल नेशनल और रीजनल पार्टीज़ हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और गवर्नेंस को और भी ज़्यादा फोकस करने लगे। ठीक है, अब उसके बाद आप ये लिख सकते हैं अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है, एंड जब हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कम करना होगा तो हम नेचुरली आर्टिकल 356 जैसा कोई भी मेजर हो उसको कम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया सिक्योरिटी। आप लिख सकते हैं कैसे कि जब भी फिर सरकारें आर्टिकल 356 का यूज़ करने लगी, उनका ओपन क्रिटिसिज्म होने लगा और उनके ऊपर पब्लिक और मीडिया अटेंशन और ज़्यादा आने लगा। ठीक है, इसकी वजह से इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी होने लगी। ठीक है, एंड ये वाले दोनों जो फैक्टर हैं दे एक्टेड एज अ डेटरेंट टू यूज़ 356। और आप क्या लिख सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में लिख सकते हैं कि इसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल आने लगा। इसकी वजह से जो सेंटर हैं और स्टेट हैं दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन मैनी इश्यूज। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप एक वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि और हम कैसे अच्छा बना सकें हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आर्टिकल 356 को लेके कुछ अगर सजेशन दे सकें तो वो होगा आपका स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, ये हो सकता है आपका कि जो कोऑपरेशन है आपका सेंटर और स्टेट के बीच में उसको और इम्प्रूव करें, या फिर और मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश कर सकें ताकि जो अलग अलग डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हो गया रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया आपका लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आ गए आपके। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में क्या कि जो आर्टिकल 356 है उसकी एम्बिग्विटी को कम किया जाए और उसमें और ज़्यादा
क्लैरिटी लाई जाए। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मीडिया एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मीडिया एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ गया कि ये गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल होल्ड करती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस लीगल रिव्यू, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके के आप वे फॉरवर्ड्स लिख सकते हैं। एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में इसमें आप समराइज कर सकते हैं कि काफ़ी सारे आपके जो लीगल फैक्टर्स होते हैं, कि जैसे एसआर बोमई केस जो था, इसने इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स ऑन यूज ऑफ आर्टिकल 356, एक ऐसे लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक कोएलिशन मेड कोऑपरेशन अ नेसेसिटी। इस तरीके से आप इस पूरे को समराइज कर सकते हैं और एक अच्छा सा कंक्लूजन दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। ये आपका 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है फॉर 15 मार्क्स। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या वुमेन आपका एम्पावरमेंट में, स्पेशली वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है और लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपका सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का इसमें क्या रोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझने के बाद चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहली बात तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डेटा दे सकते हैं कि इंडिया में कितने प्रतिशत जो वुमेन हैं वो लेजिस्लेचर में इन्वॉल्व्ड हैं। तो इस तरीके से आप जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर दीजिए या फिर डेटा लिख दीजिए। उसके बाद अब हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी में आप डायरेक्टली यहाँ पे आपसे बोला है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं एडवोकेटिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, आप लिख सकते हैं। इसमें कौन सा लिख सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट के बारे में लिख सकते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं ये 1/3 जो सीट्स है आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व करने के लिए है। ठीक है, एंड जो सिविल सोसाइटी ग्रुप का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे नेशनल अलायंस फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल। इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इस लीगल फ्रेमवर्क को लाने में। उसके बाद है इन्हांसिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये आप लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक एनजीओ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सेवा। तो सेवा क्या है, जैसे काफ़ी फेमस एक एनजीओ है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है। एंड इसके अलावा आप लिख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये दोनों जो
वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाई है और उनको पॉलिटिकल राइट्स दिलवाए हैं। ये चीज़ें हैं। एंड इसके बाद आप और आगे लिख सकते हैं क्या और कंट्रीब्यूशन रहा है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हैं विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी वजह से जो विशाखा गाइडलाइंस ऑर्डर की थी, तो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था, जितनी भी फॉर्मल सेक्टर था, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और ज़्यादा अवेयरनेस फैली, ठीक है। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन में आप और क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती हैं, डेटा प्रोवाइड करती हैं और ये गवर्नमेंट को वुमेन के लिए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे दीजिए, जैसे यूएन वुमेन हो गया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, वुमेन के लिए काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि वुमेन जो है लीडरशिप वाला रोल को प्ले कर सकें, ठीक है। एंड देन इसके बाद है कि भाई वे फॉरवर्ड क्या है टू प्रमोटिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया किसको, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि उनके जो प्रोग्राम्स हैं आपके जेंडर इक्वालिटी वाले, ठीक है, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने वाले, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उसके बाद कोलैबोरेशन करी जाए किसके किसके बीच में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, ठीक है, एंड दैट टू एट वेरियस लेवल्स, ताकि इससे क्या हो सके, ओवरऑल पॉलिसी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कैपेसिटी इन्हांसमेंट, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं रिकॉग्निशन एंड अवार्ड, ठीक है, टू ऑनर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हो गया आपका पॉलिसी कंसल्टेशन। पॉलिसी कंसल्टेशन में क्या हो गया कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो पॉलिसीज़ बने कहीं ना कहीं इसमें उनका भी पर्सपेक्टिव शामिल हो। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, बाय टेकिंग दीज मेजर्स गवर्नमेंट would be creating more conducive environment for advancement
ऑफ वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो डायरेक्टली हम यहाँ से बता सकते हैं कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस जो है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, और आपका क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जीएसटी अक्सर न्यूज़ में रहता है, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका जीएसटी से पर्टेन करता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फिर ये पूछा है कि किस हद तक जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो फेडरलिज्म का जो अकोमोडेटिव स्पिरिट है उसको कैसे दर्शाता है। तो इंट्रोडक्शन अभी तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ऑब्वियस सा है। आपको 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं ये 2016 में पास हुआ था। ठीक है, एंड इट इंट्रोड्यूस जीएसटी regime that replaced fragmented tax system। ऐसे लिख सकते हैं, it streamlined indirect taxation plus promoted इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंस। आपके ध्यान से देखिए, ये आपका अगर सेकंड पार्ट है तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सिग्निफिकेंस बतानी है। सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहली कौन सी सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या हो गया, इंडिया को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक टाइप से सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी बढ़ा दी, और जो आपके टैक्स बैरियर हैं उनको एलिमिनेट करने के काम में आया है। ठीक है, इसके अलावा दिस हैज़ facilitated seamless movement of goods। seamless movement of goods आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं it has simplified tax structure। ठीक है, जैसे कुछ टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, कुछ टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, कुछ नए टैक्सेस लाए गए, एंड कहीं ना कहीं उनका जो कंप्लायंस बर्डन है वो भी इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका तीसरे नंबर पे फिस्कल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो भले ही जो जीएसटी है उसने काफ़ी सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है, बट स्टेट्स और सेंटर जो उनकी कोर फिस्कल अथॉरिटीज़ हैं उनको रिटेन किया है। ठीक है, किस हिसाब से कि कई सारे जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर है वो आपके सरचार्ज और लेवाई को इशू कर सकता है। एंड चौथे नंबर पे आप इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कैसे कि जीएसटी के आने के बाद की जो जीएसटी काउंसिल बना है उसमें बोथ सेंटर प्लस स्टेट है उस काउंसिल में, और दोनों के ही डिसीजन से, दोनों के ही वोट से डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बॉडी का तीसरा पार्ट है कि कैसे वो अकोमोडेटिव फेडरलिज्म की अकोमोडेटिव स्पिरिट दिखाता है, कि हाउ इट रिफ्लेक्ट्स अकोमोडेटिव स्पिरिट
ऑफ फेडरलिज्म, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि जैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन का आप स्पेशली जीएसटी काउंसिल में लिख सकते हैं कि बोथ सेंटर और स्टेट आते हैं, कि सेंटर एंड स्टेट आते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म, ठीक है, कि अगर जो रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल हो जाए तो शुरुआत के 5 साल में जो है जो शॉर्टफॉल है वो स्टेट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये इससे करा ही क्यों, ताकि इसमें स्टेट्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं तीसरे नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि इसमें स्टेट्स को अथॉरिटी मिलती है कि ये दे कैन इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच अलाउज देम टू cater the local needs and generate revenue। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो अब अगर आपने ये बताया है तो कहीं ना कहीं आपको ये इसका काउंटर आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट कि हाउ इट डजंट रिफ्लेक्ट, ये आपकी सब हेडिंग होनी चाहिए। कैसे नहीं रिप्रेजेंट करता है फेडरलिज्म को, कि सबसे पहली बात तो एक इशू आता है उसके यूनिफॉर्म टैक्स रेट का। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं बट उनकी जो स्लैब्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। एंड इसकी वजह से जो रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैं वो एड्रेस नहीं हो पाती। ठीक है, यूनिफॉर्म टैक्स रेट एक इसका इशू है। ठीक है, इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल डोमिनेंस लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल होता है उसमें जो सेंटर है उसका इन्फ्लुएंस स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये क्योंकि जो सेंटर है उसी के पास फाइनेंशियल डोमिनेशन भी है। ये हो गया। एंड तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्पाइट जीएसटीज एफर्ट एंड इंटेंशन, ठीक है, इट हैज प्रमोटेड challenges to cooperative federalism। अब उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, कि जो जीएसटी काउंसिल है वो अपने जो डिसीजंस ले वो अलग अलग रीजन्स के इकोनॉमिक पोटेंशियल के हिसाब से स्लैब सेट करें। दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथन स्टेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये दूसरा आ गया। तो इससे क्या होगा, एक
कल्चर ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस बिल्डिंग इस्टेब्लिश होगा विद इन जीएसटी काउंसिल। तीसरे नंबर पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, ताकि जो प्रोग्राम्स हैं या फिर आपके जो स्कीम्स हैं उनका स्मूदर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, ठीक है। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं इन्हेंस्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप इस वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। आपको बेसिकली इसमें बताना था कि क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे जो है जीएसटी काउंसिल जो है आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका फेडरलिज्म से क्या आपका लिंक है, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। ये भी आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। तो जैसा कि दिख रहा है एक पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है, ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का सब्जेक्ट है एंड उसको एक्सप्लेन करना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करना आपका पहला पार्ट है। हाउ फार द फाइनेंशियल कमिटीज़ हेल्प इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो उसके बाद और स्पेसिफिक पूछ रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में से जो फाइनेंशियल कमिटी है उसने पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में कैसे हेल्प करी है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द पार्लियामेंट्री कमिटी प्लेज अ पिवटल रोल इन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। आप उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटी सर्व्स एन इंडिस्पेंसेबल mechanism for scrutinizing, deliberating and making recommendation on various aspects of governance। इस तरीके से आप इसका एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी में फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने आइडेंटिफाई किया था, क्या स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो स्टैंडिंग कमेटी, ये आपका प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे, तो ध्यान में रहे ये चीज़ें हम वैसे भी प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हैं, तो यही चीज़ एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली गई हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटीज़ में क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई जो कि आपकी सीएजी की रिपोर्ट्स को ऑडिट करती है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं एस्टिमेट्स कमेटी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी जो कि अलग अलग बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं उनको एग्जामिन करती है। या फिर आप लिख सकते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया। तो ये एक टाइप की कमेटी हो गई जो कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी के अंडर आती है, और दूसरी टाइप की कमेटी हो गई आपकी एड हॉक कमेटी। ये होती हैं आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस, और दे सीज, ये ख़त्म हो जाती हैं व्हेन द पर्पस इज़ ओवर, व्हेन पर्पस इज़ ओवर। उसके बाद हम आते हैं बॉडी में फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या कहता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिटी इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग
इंडियन पार्लियामेंट। क्या क्या रोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पेशली जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। क्या क्या रोल होता है, सबसे पहले देख सकते हैं हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रोल होता है इसका कि गवर्नमेंट को स्क्रूटिनाइज करना कि कौन सा खर्चा सही है या कौन सा नहीं है, अलग अलग रिसोर्स एलोकेशन करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना, ये इसके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद पॉलिसी अलाइनमेंट, ये लिख सकते हैं हाँ, पॉलिसी अलाइनमेंट कैसे कि जो आपकी एस्टिमेट्स कमेटी होती है दैट रिव्यूज़ बजट एलोकेशन टू इंश्योर कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आती हैं कि नहीं। तीसरा नंबर है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई कि जो कमिटीज़ होती हैं एक टाइप से इनमें जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं दे आर हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं इन कमिटीज़ में, ठीक है, और जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उन पे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप और क्या इनका रोल लिख सकते हैं, जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करना, ठीक है। और इससे क्या होता है, दीज कमिटीज़ एक्ट एज अर्ली वार्निंग साइंस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन आप बता सकते हैं कि जो बजट है, जो बजट के अंतर्गत जो रूल्स हैं उन पे कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक टाइप से बजट में कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स हो सकता है आपका इसका रोल, ठीक है। इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स हो सकता है कि जो डिस्कशंस होते हैं कमेटी के, ठीक है, जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट होती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा और इसका क्या रोल होता है, इसका कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का रोल होता है, ठीक है। जो कमिटीज़ होती हैं ये कांस्टेंट एक रिपोर्ट देती रहती हैं, रिपोर्टिंग के मेथड्स को इवॉल्व करती रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो मेथड होता है फाइनेंसेस का, बजट्स का, तो वो इम्प्रूव होता जाता है, ठीक है। ये हो गए आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या क्या रोल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप रोल बता रहे हैं तो आप कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी बता सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। इसका क्या लिमिटेशन होता है, लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर हो गया एक लिमिटेशन, ठीक है, कि पावर होती है कि ये दे कैन मेक ओनली रिकमेंडेशंस, ठीक है, एंड कैन नॉट एनफोर्स देम, कि जो भी उनके सुझाव होते हैं वो सिर्फ एक टाइप से बता ही सकते हैं कि उन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उनको माने या ना माने ये सरकार की मर्जी होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और क्या क्या रीजंस होता है, लैक ऑफ टाइमलीनेस, कि जो रिपोर्ट्स होती हैं कमिटीज़ की वो समय पे आ रही हैं नहीं आ रही हैं। जनरली
जब रिपोर्ट्स नहीं आती हैं टाइम पे, जो पूरी पॉलिसी होती है वो डिले हो जाती है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम लिमिटेशन की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक वे फॉरवर्ड की भी हम बात कर सकते हैं। आप 2-3 शॉर्ट पॉइंट्स बता सकते हैं कि कमिटीज़ को क्या एम्पावर करना चाहिए ताकि जो उनके रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करा जा सके। उसके अलावा जो प्रोसेस है स्क्रूटनी का उसको स्ट्रीमलाइन करा जाए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड एज अ कंक्लूजन आप इस पूरे को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बता सकते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है एक टाइप से हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बट सम limitations needs to be addressed। इस तरीके से आप दे सकते हैं कंक्लूजन। सो आपके 15 मार्कर आपके इतने पॉलिटी में क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे पेपर 2 में। सो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इशू है, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन हम लोग इसके बाद GS 3 का आपको डिस्कशन देंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच।